जय हिंद फ्रेंड्स। क्लास 6 की मैथमेटिक्स की सीरीज हम लोगों की चल रही थी और कल हमने जो चैप्टर समझा था वो चैप्टर नंबर 10 था जिसका नाम था मेंसुरेशन। ठीक। और उसमें हमने दो चीज़ें पढ़ी थी। एक तो पेरीमीटर निकालना, परिमाप निकालना, और दूसरा निकालना पड़ा था क्षेत्रफल या एरिया। रेक्टेंगुलर और रेक्टेंगल एंड स्क्वायर का, आयत और वर्ग का जरूर ध्यान रखिएगा। आज का जो हमारा नया चैप्टर आज हम स्टार्ट करेंगे वो है अलजेब्रा। अलजेब्रा मतलब बीजगणित। ठीक। तो उसको स्टार्ट करते हैं। क्यों इसको ज़रूरत पड़ी वो पहले समझ लेते हैं। ताकि कन्फ्यूजन ना रहे कि नई चीज़ कहाँ से आ गई। जैसे शुरुआत जो जिस एग्जाम्पल के थ्रू आपके यहाँ से शुरुआत की गई है बुक में, वहीं से स्टार्ट करते हैं। सपोज आपको टी बनाना है माचिस की तीली से। मैच स्टिक ले लीजिए और टी बनाना है अंग्रेजी का, इंग्लिश जो अल्फ़ाबेट है टी। तो टी कैसे बनेगा? एक माचिस की तीली ऐसे सीधी रखेंगे और एक ऐसे सीधी रखेंगे। एक हॉरिजॉन्टल क्षैतिज और एक वर्टिकल ऊर्ध्वाधर रखेंगे। कितनी तीली इस्तेमाल हुई? दो। टू नंबर्स ऑफ मैच स्टिक्स। माचिस की तीली दो। कितने टी बने? वन नंबर टी बना। अगर मैं सेम टी पैटर्न आगे रिपीट करूं, मतलब यहां जोड़ करके बनाए हैं, सेम पैटर्न में आगे रिपीट कर रहा हूं। यहां पर कितने टी हैं? दो। और कितनी मैच स्टिक्स हैं? दो इसमें हैं, दो इसमें, चार। इसी तरह अगर तीन बनाऊं, इनको आपस में जोड़ लीजिएगा। कितने टी हैं? थ्री। और कितनी मैच स्टिक्स हैं? छह। तो यहां पर देखने से क्या लग रहा है कि जितने टी होंगे उसका जस्ट डबल मैच स्टिक्स की जरूरत पड़ेगी, उतनी माचिस की तीलियों की जरूरत पड़ेगी। अगर एक टी बनाना है तो कितनी? दो। जस्ट एक का डबल। दो बनाना है तो कितने? दो का डबल, चार। तीन बनाना है तो कितने? तीन का डबल, छः। यहाँ भी पहाड़े की जरूरत पड़ी, इसी वजह से आपको कह रहे हैं कि टेबल जरूर याद रख लीजिए। ठीक। तो इसको मैं क्या करता हूं, इफ n इज नंबर ऑफ टीज देन नंबर ऑफ मैच स्टिक्स रिक्वायर्ड इज इक्वल टू 2n। जितने टी बनाने हैं उसका जस्ट डबल कर दीजिएगा तो आपको नंबर ऑफ मैच स्टिक्स मतलब माचिस की तीलियों की संख्या मिल जाएगी। ऐसा क्यों किए? क्योंकि एक बनाने के लिए हमें दो माचिस की तीलियों की जरूरत पड़ रही है। तो इस n को बोलते हैं, इसी n मतलब n सब के लिए अलग अलग है। किसी को एक बनाना होगा तो दो तीली, तो यहाँ पर एक रख देंगे। दो बनाना होगा तो 2 × 2। तो 2n, इसका मतलब ये है 2 × n। दो से क्या है? n का गुणा है। जोड़ मत कर दीजिएगा, ऐड मत कीजिएगा। अगर ऐड होता तो क्या लिखते? 2 + n या n + 2, लेकिन ये नहीं है। ठीक है। तो इसी से क्या हुआ? अलजेब्रा की शुरुआत हुई। नेक्स्ट एग्जांपल से समझ लेते हैं। जैसे अगर L बनाना है तो L में भी कितनी जरूरत पड़ी? कितने तीलियों की? दो। ऐसे ही ये पैटर्न अगर मैं मुझे रिपीट करना है, देखिए, अगर एक बनाता तो दो तीली, दो बनाया तो चार तीली, तीन बनाया तो छह तीली। यहां पर भी क्या हो जाएगा? 2n। n क्या है? नंबर ऑफ एल्स। C बनाना है माचिस की तीली से, C ऐसे बनेगा। कितनी तीली की जरूरत पड़ी? एक ये वाली, एक ये वाली, एक ये वाली, तीन।
तो ऐसे ही बनाते चले जाइए। 2 बनाएंगे तो कितने तीली की जरूरत पड़ेगी? 6। 3 बनाएंगे तो 9। तो यहां पर फार्मूला क्या बन जाएगा? 3n। जहां पर n क्या है? नंबर ऑफ सीज। अगर 3 नंबर बनाने हैं तो 3 × 3 कर देना, तो 9 तीलियों की जरूरत पड़ जाएगी। 4 बनाने हैं तो 4 × 3 12 तीली की जरूरत पड़ेगी। अगर ए बनाना है, एक तीली ये लगाए, एक तीली ये लगाए, एक तीली ये, 3 तीली बनी। अब ए के पैटर्न को ही रिपीट कीजिए, यहां भी 3 लगेगी, यहां भी 3 लगेगी, तो ए के केस में क्या बन जाएगा? 3n। ठीक। इसका और उदाहरण सोचिए। ये एक जनरलाइज्ड फार्मूला है, मतलब जिसका n की जो मर्जी होगा रखेगा और उसकी वैल्यू उसको मिल जाएगी। तो जब जनरलाइज्ड की बात हो जाती है तब आपको जिस मैथमेटिक्स के टर्म का इस्तेमाल किया जाता है उसको बोलते हैं अलजेब्रा। जैसे जैसे कहा जाए कि अगर एक बाग में एक रो में 4 पेड़ हैं और हमें नहीं पता कि बाग में कितने पेड़ हैं। क्यों नहीं पता? क्योंकि हमें यह नहीं पता कि बाग में कितनी रो हैं। ये तो पता है कि एक बाग में 4, एक रो में 4 पेड़ हैं, लेकिन ये नहीं पता कि एक बाग में कितनी रो हैं। तो अगर मुझे टोटल ट्रीज निकालने हो, टोटल पेड़ निकालने हो, तो क्या करेंगे? नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ ट्रीज इन 1 रो। एक रो में कितने पेड़ हैं और कितनी रो हैं, कितनी पंक्तियां हैं। तो अगर नंबर ऑफ रोज मैं r मानता हूं और एक में 4 पेड़ हैं, तो टोटल नंबर ऑफ ट्रीज कितने हो जाएंगे? 4r। तो r क्या है? जिसको बोलते हैं हिंदी में चर और इंग्लिश में बोलते हैं वेरिएबल। वेरिएबल का मतलब जिसका मान बदलता रहे। ठीक। अगर 2 पंक्तियां हुई बाग में तो कितने पेड़ हो जाएंगे? 4 दूना 8। अगर 10 पंक्तियां हुई तो कितने पेड़ हो जाएंगे? 10 × 4 40। तो ये इसका मान हमेशा, आर का मान हमेशा क्या होगा? बदलता रहेगा सुविधा अनुसार। ठीक। तो आपको अभी तक आपके जो सिलेबस में है उसका मान निकालने की बात नहीं की जा रही है, सिर्फ और सिर्फ इसमें रिप्रेजेंट करने की बात की जा रही है कि अगर आपको स्टेटमेंट दिया हो तो उसको ऐसे आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि नहीं, जनरलाइज्ड फॉर्म में। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो यही चीज आपको ध्यान में रखना है। और एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे कहा जाए कि राम सीता से 10 वर्ष बड़े हैं। अब इसको अलजेब्रा में कैसे लिखेंगे? तो अगर मैं सीता की एज, आयु x वर्ष मानता हूं। x क्यों? क्योंकि सीता की आयु हमें पता ही नहीं है, हमें सिर्फ ये स्टेटमेंट दिया है। तो राम की आयु क्या हो जाएगी? सीता से 10 वर्ष बड़े। तो अगर मैं 10x लिख दूंगा, इसका मतलब क्या हुआ कि 10 टाइम्स बड़े हो गए, 10 गुना। मतलब अगर सीता 2 साल की हैं तो राम की उम्र कितनी हो गई? 2 × 10 20 साल। और जबकि यहां पर क्या दिया है? 10 वर्ष बड़े। आप अपने घर में देखते होंगे, छोटे भाई बहन या बड़े भाई बहन होते होंगे हैं, तो फिर मम्मी पापा से पूछिएगा कि वो कितने साल के बड़े हैं हमसे, या कितने साल हम उनसे छोटे हैं, तो बताएंगे 2 साल। तो इसका मतलब 2 साल का मतलब डबल नहीं, 2 कम या 2 ज्यादा। अब यहां पर राम क्या है? सीता से 10 वर्ष बड़े हैं, तो सीता की जो एज होगी उसमें 10 और ऐड कर देंगे तो मुझे राम की एज मिल जाएगी। मिल जाएगी। ये हुआ एक तरीका कि हमने सीता की एज मानी फिर राम की निकाल दी। अगर मैं राम की एज मान लेता हूं x, तो सीता राम से 10 वर्ष छोटी हो जाएंगी। अगर राम सीता से 10 वर्ष बड़े हैं तो सीता राम से 10 वर्ष क्या हो जाएंगी? छोटी हो जाएंगी। तो छोटी होने के लिए 10 माइनस कर दीजिए, तो सीता की एज क्या निकलेगी? x - 10 वर्ष। दोनों सही हैं, ये भी सही है, ये भी सही है। बस आपको ये ध्यान में रखना है कि x क्या है। यहां पर है राम की उम्र और यहां पर क्या है? सीता की उम्र। तो ऐसे भी रिप्रेजेंट करने के तरीके हैं।
ये जो वेरिएबल है x, अगर राम की उम्र 10 वर्ष मानेंगे तो सीता की उम्र 0 हो जाएगी। 0 का मतलब सीता भी पैदा ही नहीं हुई। अगर सीता की उम्र 10 वर्ष मानेंगे तो राम की उम्र क्या हो जाएगी? 10 + 10 कितना हो गया? 20। मतलब राम 20 वर्ष हो गए। ठीक है, तो रिप्रेजेंट करने का तरीका अच्छे से समझ लीजिए, रटिएगा नहीं। कुछ भी मान सकते हैं, बस मानने के बाद आप क्रॉस से चेक जरूर कर लीजिएगा कि ये सही आएगा कि नहीं। 1 2 3 4 रख करके भी देख सकते हैं। ठीक है, अब चलिए स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर 11 नंबर चैप्टर ओपन कर लीजिए, अलजेब्रा। ये सब कहानी पढ़ लीजिएगा। हमने 3 टॉपिक पढ़ लिया है। अर्थमेटिक पढ़ लिया है जिसमें नंबरों के बारे में जाना, ज्योमेट्री पढ़ लिया है जिसमें डिफरेंट शेप जाने, और अब जो है वो है अलजेब्रा। ठीक, ये वही माचिस की तीली वाला कॉन्सेप्ट और पैटर्न इन्होंने समझाए हैं, उससे कोई मतलब नहीं है, सब आप समझ गए हैं। रो वाला भी मैंने आपको समझा दिया, आयु वाला भी समझा दिया। सीधे एक्सरसाइज पर चलते हैं। एक्सरसाइज 11.1 क्या कह रहे? एक्सरसाइज 11.1, फाइंड द find the rule which gives the number of matchsticks required to make the following matchsticks pattern। टी में बताइए कितनी मैचस्टिक्स हैं? एक टी बनाने में कितने लग रही हैं? 2। तो कई सारे टी का पैटर्न बनाएंगे तो क्या लिखेंगे? 2n। यहाँ पर n क्या है? नंबर ऑफ टीज। अगर एक टी बनाना है तो 2 मैचस्टिक, 2 बनानी है तो कितनी मैचस्टिक लगेंगी? 2 × 2 4। 3 बनानी तो कितनी लगेगी? 2 × 3 6। जेड में कितनी मैचस्टिक्स लग रही हैं? एक जेड में 3। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 3n। ठीक, बहुत आसान है चीजें। यहाँ पर देखिए कितनी, एक यू बनाने में कितनी मैचस्टिक लग रही हैं? 3। तो 2 यू बनाने के लिए 6, 3 यू बनाने के लिए 9, तो इसका मतलब 3n। वी बनाने के लिए कितनी मैचस्टिक लग रही हैं? 2, तो यहाँ पर 2n। ई बनाने के लिए देखिए कितनी मैचस्टिक लग रही हैं? 3 2 5, यहाँ पर क्या हो जाएगा? 5n। यहाँ पर देखिए 5 में कितनी मैचस्टिक्स लग रही हैं? 1 2 3 4 5, तो ये भी क्या हो जाएगा? 5n। कोई दिक्कत? चीजें बहुत ही आसान है। यहाँ पर देखिए ए, ए बनाने के लिए कितनी, इन्होंने ए ऐसे वाला बनाया है, हमने ऐसे ही बना दिया था ये। ठीक, तो उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन जब इन्होंने शेप दे दिया है तो हमें इसी से चलना है। यहाँ पर गिन लीजिए कितनी मैचस्टिक्स हैं? 1 2 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, ऐसे ये बना है। तो एक में कितनी लगी? 6। तो 2 में कितनी लगेंगी? 6, वो 6 × 2, फिर 3 में 6 × 3, तो ये क्या हो जाएगा? 6n। कोई दिक्कत? ठीक है, आगे पढ़िए। वी ऑलरेडी नो द रूल फॉर द पैटर्न ऑफ लेटर एल। एल में कितने लगेंगे? 2n। सी में कितने लगेंगे? 3n। ई में, एफ में कितने लगे? 1 2 3 4 4n। एफ ऐसे बनेगा ये। तो कितनी मैच स्टिक लग रही हैं? 4। सम ऑफ लेटर्स फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1, ये क्वेश्चन नंबर 1 गिवन अबव गिव अस द सेम रूल एज दैट गिवन बाय एल, विच आर दीज। तो एल में जो 2n लग रहे थे वो देख लीजिए उसमें से कहाँ पर 2 लग रहे हैं। एक तो वी में लगेगा और ऊपर भी देख लीजिएगा एक टी में लगेगा। ठीक, तो ऐसे 2 हैं। वाई डज दिस हैपन? ऐसा क्यों है? क्योंकि जो एल में जरूरत थी 2 मैच स्टिक्स की, वही 2 मैच स्टिक्स वी में लग रहा है, और वही 2 मैच स्टिक टी में लग रहा है। तो जब सभी में सेम लग रहा है तो उसका पैटर्न भी क्या होगा? सेम। ठीक, 2 मैच स्टिक्स जहां जहां लग रही हैं उनका पैटर्न भी क्या होगा? फार्मूले का एक जनरलाइज फार्मूला हम देख रहे हैं, तो उसका पैटर्न भी क्या होगा? सेम। तो अगर पूछा जाए व्हाई डज दिस हैपन, तो यहां पर क्या लिखेंगे? बिकॉज, हिंदी में क्योंकि, ईच शेप रिक्वायर्स
2 मैच स्टिक्स, क्योंकि प्रत्येक पैटर्न, प्रत्येक फिगर, प्रत्येक लेटर, प्रत्येक वर्ड या अक्षर एक ही जो है, मतलब 2 माचिस की तीलियों की आवश्यकता है उसको बनाने में। ठीक है, इस वजह से ऐसा हो रहा है। चलिए थर्ड नंबर, कैडेट्स आर मार्चिंग इन ए परेड। कुछ कैडेट्स हैं जैसे एनसीसी हैं, ठीक, देयर आर 5 कैडेट्स इन ए रो। एक रो में कितने कैडेट्स हैं? 5, 5 जवान हैं। व्हाट इज द रूल विच गिव्स द नंबर ऑफ कैडेट्स गिवन द नंबर ऑफ रोज। हमें गिवन क्या है? नंबर ऑफ रोज। इन्होंने मान लिया है नंबर ऑफ रोज को, क्या मान लीजिए? n। और वही मैंने बताया कि नंबर ऑफ रोज n है और एक रो में है 5, तो अगर 2 होते रो तो 5 दूना 10, 3 होते तो 5 इंटू 3 15। तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ कैडेट्स क्या हो जाएंगे? 5n। जितने एक रो में कितने हैं? 5, तो 2 रो में कितने हो जाएंगे? n का वैल्यू 2 रख दीजिए। अगर 1 रखना हो तो n की वैल्यू 1 रख लीजिए, तो आपको एक रो में मिल जाएगा। ठीक है, 5 प्लस n नहीं हो सकता, क्योंकि अगर n की वैल्यू 1 रखे तो 1 रखने पर कितने आ जाए? 6। मतलब एक रो में कितने आ रहे हैं? 6, और जबकि हैं कितने? 5। इस वजह से ये वाला फार्मूला गलत होगा, 5n। ठीक, तो ऐसे ही आप ट्राई कर लीजिएगा, कुछ भी रटिएगा नहीं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? इफ देयर आर 50 मैंगोज इन ए बॉक्स, एक बॉक्स में कितने आम हैं? 50। हाउ विल यू राइट द टोटल नंबर ऑफ मैंगोज इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ बॉक्सेज। बॉक्स के टर्म में टोटल मैंगोज निकालना है, तो टोटल मैंगोज क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ बॉक्स इनटू नंबर ऑफ बॉक्सेज इनटू नंबर ऑफ मैंगोज इन वन बॉक्स। यही तो करते हैं ना, एक बॉक्स में कितने मैंगो हैं और जितने बॉक्स होंगे उससे उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर एक में 50 हैं तो 2 में कितने होंगे? 50 इंटू 2 100। 3 में कितने होंगे? 50 इंटू 3 150। तो यहाँ पर बी को दिया है नंबर ऑफ बॉक्सेज, तो यहाँ पर नंबर ऑफ बॉक्सेज रख दीजिए बी इंटू 50, तो क्या हो जाएगा? 50b। चाहे 50b लिखिए चाहे b इंटू 50, जनरली जो वेरिएबल होता है उसको बाद में लिखते हैं। ठीक, तो 50b ही सही है। ठीक, चलिए 5 नंबर, ए टीचर डिस्ट्रीब्यूट्स 5 पेंसिल पर स्टूडेंट। एक टीचर एक स्टूडेंट को कितने पेंसिल दे रहे हैं? 5। कैन यू टेल हाउ मेनी पेंसिल्स आर नीडेड गिवन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। अगर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गिवन है, सपोज 1 होते तो कितनी पेंसिल लगती? 5। 2 होते स्टूडेंट तो कितनी लगती? 10। तो अगर s नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं तो कितनी लगेगी? 5s। यही तो लगेगा ना। अगर डाउट हो तो s की वैल्यू 1 2 3 रख कर देख लीजिए और गिनते जाइए कितनी पेंसिल लगी। ठीक, क्या कह रहा है? एक बर्ड 1 मिनट में कितने किलोमीटर उड़ रही है? 1 किलोमीटर। तो कैन यू एक्सप्रेस द डिस्टेंस कवर्ड बाय बर्ड इन टर्म्स ऑफ इट्स फ्लाइंग टाइम इन मिनट्स। कि हमें उसके द्वारा उड़ी गई चली गई दूरी टाइम के रेफरेंस में निकालना है। तो अगर 1 मिनट में 1 किलोमीटर तो 2 मिनट में कितनी जाएगी? 2 किलोमीटर। 3 मिनट में 3 किलोमीटर। तो अगर t मिनट है टाइम तो कितने किलोमीटर जाएगी? 1 इंटू टी। तो 1 इंटू टी को क्या लिख सकते हैं? ओनली टी। कितना? टी के आगे क्या लिखेंगे? किलोमीटर, क्योंकि यहाँ पर डिस्टेंस गिवन है किलोमीटर। इसी तरह यहाँ पर यूनिट क्या लिखेंगे? 5s पेंसिल्स, इतनी पेंसिल लगेंगी। यहाँ पर क्या लिखेंगे? 50b मैंगोज, कितने आम लगेंगे। चलिए 7 नंबर, राधा इज ड्राइंग ए डॉट रंगोली। डॉट रंगोली वो ड्रा कर रही हैं, ये इससे कुछ पैटर्न बनाएंगी। आगे क्या कह रहा है? सी हैज 9 डॉट्स इन ए रो। एक रो में कितने डॉट है उनके पास? 9। हाउ मेनी डॉट्स विल हर रंगोली हैव फॉर आर रोज। आर रो के लिए कितने
डॉट्स उनको मिलेंगे। तो वही एक अगर रो में 5 आम के पेड़ हैं तो n रो में कितने हो जाएंगे 5 इंटू n। तो अगर एक रो में कितने डॉट हैं 9, तो कितने r रो में कितने हो जाएंगे डॉट r इंटू 9 मतलब 9r। अब आगे क्या कह रहा है, हाउ मेनी डॉट्स आर देयर इफ देयर आर 8 रोज। अगर 8 रो हैं तो कितने डॉट हो जाएंगे, तो r की वैल्यू 8 रख दीजिए, तो 9 8 72। इफ देयर आर 10 रोज, अगर 10 हैं तो r की वैल्यू 10 रख दीजिए, तो 9 इंटू 10 कितना हो गया 90। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। 8th नंबर देखिए, लीलाज लीला इज राधाज यंगर सिस्टर। लीला जो है राधा की छोटी बहन है। लीला इज 4 ईयर्स यंगर देन राधा। लीला राधा से 4 साल छोटी है, तो ऐसे लिख दीजिए लीला की उम्र राधा की उम्र -4। ठीक। कैन यू राइट लीलाज एज इन टर्म्स ऑफ राधा एज। हमें लीला की एज लिखनी है किसके टर्म में, राधा के एज के टर्म में। मतलब राधा का एज हमें गिवन है क्या है x, तो राधा की जगह x रख दीजिए, तो लीला की एज क्या हो जाएगी x -4। अगर x यहाँ पर गिवन होता, मान लेते हैं कि अगर लीला की एज गिवन होती तो x यहाँ पर लिखते, तो r का मान क्या निकलता, 4 इधर क्या है माइनस में, तो इधर 4 आता तो प्लस में हो जाता, तो राधा की एज क्या निकलती x +4। लेकिन हमें ये नहीं लिखना, क्यों, क्योंकि हमें राधा की एज गिवन है x, तो लीला की एज क्या हो जाएगी x -4। और यहाँ पर देख भी लीजिए कि लीला छोटी है कि राधा। लीला कितने साल छोटी है, 4 साल छोटी है, तो राधा की एज में से 4 घटा देंगे तो लीला की एज मिल जाएगी। कुछ ऐसे सोच करके देखिए, तो रटना नहीं पड़ेगा आपको। चलिए 9th नंबर। 9th नंबर क्या कह रहा, मदर हैज मेड लड्डूज। मदर ने लड्डू बनाए हैं, माता जी ने। शी गिव्स सम लड्डूज टू गेस्ट्स एंड फैमिली मेंबर्स। उन्होंने कुछ लड्डू मेहमानों को और कुछ फैमिली मेंबर्स को, बच्चों को, पिताजी को, दादा दादी को, उनको दिया। स्टिल 5 लड्डूज रिमेन। 5 लड्डू अभी भी बचे हैं। इफ द नंबर ऑफ लड्डूज मदर गेव अवे इज एल, हाउ मेनी लड्डू डिड सी मेक। अब ध्यान से देखिए, जो उन्होंने बाहर खाने के लिए भेजे थे वो कितने भेजे थे, एल लड्डू। एल लड्डू भेजे थे। मदर गेव अवे इज एल, जो भेजे थे। अब उसमें क्या हुआ, और उसके बाद 5 लड्डू रिमेन। गेव अवे इज एल मतलब जो दिए थे बाहर खाने के लिए वो एल दिए थे, और 5 लड्डू बचे हैं, तो टोटल लड्डू कितने बनाए थे मम्मी ने, एल +5, क्योंकि एल तो इन लोगों ने खा लिए। यहां पर लिखा है ना मदर गेव अवे इज एल, जो मदर ने दिए उनको खाने के लिए वो कितने दिए थे टोटल एल, और उस 5 जो है अलग से बचे हैं। लिखा है ना स्टिल 5 लड्डू रिमेन, 5 लड्डू भी बचे हैं, तो टोटल लड्डू कितने हो गए एल +5। 5 हटा दें मतलब 5 नहीं बचे हैं, तो टोटल कितने दिए थे एल, और वही एल यहाँ फैमिली मेंबर में चले गए। ठीक, तो एल +5 आपका आंसर है। चलिए 10 नंबर। ऑरेंजेस आर टू बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम लार्जर बॉक्स इनटू स्मॉलर बॉक्स। संतरे जो है वो बड़े बॉक्स से छोटे बॉक्स में ट्रांसफर किए जा रहे हैं। When a large box is emptied, the oranges from it fill 2 smaller box। मतलब एक लार्ज बॉक्स कितने स्मॉलर बॉक्स को फिल कर रहा है, 2 स्मॉलर बॉक्स को। तो 2 लार्ज बॉक्स अगर खाली हुए तो कितने स्मॉलर बॉक्स भरेंगे, 4। 3 खाली हुए तो कितने भरेंगे, 6। 1 खाली हुआ तो कितने भरेंगे, 2। आगे क्या कह रहा, एंड स्टिल 10 ऑरेंजेस रिमेन आउटसाइड। कितने, 2 स्मॉलर बॉक्स एंड स्टिल 10 ऑरेंजेस रिमेन आउटसाइड। 2 बॉक्स भरने के बाद भी 10 ऑरेंज रह गए, बचे हुए हैं। इफ द नंबर ऑफ ऑरेंजेस इन स्मॉल बॉक्स आर टेकन टू बी x, व्हाट इज द नंबर ऑफ ऑरेंजेस इन द लार्ज बॉक्स। अगर स्मॉल बॉक्स में एक में ऑरेंज है x, तो 2 स्मॉल बॉक्स में कितने ऑरेंज हो गए, 2x।
अब लार्ज वाला अगर खाली करके इसमें भरते तो 2 बॉक्स पूरा फुल हो जाता, लेकिन फिर भी क्या कह रहा, 10 बचे हैं तो इसमें 10 और ऐड कर दीजिए। तो ये लार्ज बॉक्स में इतने ऑरेंज थे। अगर 10 ना बचते तो 2 स्मॉल बॉक्स का मिला करके लार्ज बॉक्स हो जाता, लेकिन इसमें इन्होंने क्या लिखा है कि 2 स्मॉल बॉक्स को फुल कर दिया और 10 अभी भी बाहर हैं। इसका मतलब कि 10 उसमें ज़्यादा थे, तो 2x + 10 आपका इसका क्या हो जाएगा, आंसर। ऐसे सोचना है, ठीक, रटना नहीं है। आगे देखिए, लुक एट द फॉलोइंग मैचस्टिक पैटर्न ऑफ स्क्वायर, द स्क्वायर आर नॉट सेपरेट, सेपरेट नहीं है, 2 नेबरिंग स्क्वायर्स हैव ए कॉमन मैचस्टिक। अच्छा, ये वाले स्क्वायर जो आपस में पड़ोसी हैं उनकी कॉमन मैचस्टिक है, ये वाली भुजा क्या है, कॉमन है, वो दोनों में है, इधर वाले में भी इधर वाले में भी। यहाँ पर कितने साइड हैं, 4। यहाँ पर कितनी साइड हो गई, 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ पर 1 2 3 3 6 3 9 1 10। कितने का अंतर आ रहा है, 4 है, फिर 7 है, फिर 10 है। तो क्या लिखेंगे, ऑब्जर्व द पैटर्न, फाइंड द रूल दैट गिव द नंबर ऑफ मैच स्टिक्स। तो नंबर ऑफ मैच स्टिक्स क्या हो जाएगा, 3n+1। यहाँ पर n क्या है, नंबर ऑफ स्क्वायर। देखिए सही हो रहा है। यहाँ पर कितना स्क्वायर है, 1, तो यहाँ पर रख दीजिए 3 1 कम 3 3 1 4, 4 मैच स्टिक्स हैं। कितने स्क्वायर हैं यहाँ पर, 2, तो यहाँ पर 2 रखिए, तो 3 दूना 6 6 1 7, यहाँ पर 7 हैं। कितने स्क्वायर हैं, एक ये स्क्वायर है, एक ये, तो कितने स्क्वायर हैं, 3, तो यहाँ पर रखिए 3 3 9 1 10, यहाँ पर देखिए 10 आ रहा। इसका मतलब कि ये फार्मूला सही है। ऐसे ही सोच लेना है, बाकी ज़्यादा कुछ करना नहीं है। देखिए इन्होंने कुछ हिंट भी दिया है, आगे देखिए। ट्रायंगल में तो यहाँ पर कितने ट्रायंगल हैं, एक, कितनी साइड हैं, 3। यहाँ पर कितने ट्रायंगल हैं, 2, और कितनी साइड हैं, 5। कितने ट्रायंगल हैं, 3, कितनी साइड हैं, 1 2 3 4 5 6 7। कितने का अंतर आ रहा है, 2 का, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, 2n+1। यहाँ पर n क्या है, नंबर ऑफ ट्रायंगल्स। डाउट है तो चेक कीजिए, n की वैल्यू 1 रखिए, कितने ट्रायंगल हैं, 1, तो 2 × 1 2 + 1 3, 3 साइड हो गए। n की वैल्यू 2 रखिए, 2 ट्रायंगल हैं, तो 2 दूना 4 4 1 5, 5 साइड हो गए। इसका मतलब कि हमारा पैटर्न सही है। ये आपका व्हाट वी डिस्कस्ड में एक बार पढ़ लीजिएगा। वेरिएबल्स को किसी भी फॉर्म में दिखा सकते हो आप, ABCDEF जनरली स्मॉल लेटर में दिखाए जाते हैं, ठीक, कैपिटल लेटर में भी दिखा सकते हैं, लेकिन स्मॉल लेटर में का पैटर्न है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, और वो हमारा चैप्टर पूरे इस मैथमेटिक्स का लास्ट चैप्टर होगा। तो उसमें सारी चीज़ों का रिवीजन भी हम करेंगे और एक नए टॉपिक को पढ़ेंगे, फिर उसके आगे 7th क्लास का स्टार्ट हो जाएगा। तब तक के लिए खूब अच्छे से पढ़ाई कीजिए, फार्मूले की कॉपी बना लीजिए, पहाड़ा खूब याद कीजिए, फार्मूला भी लिख करके समझ करके याद कीजिए। कहीं कोई डाउट हो तो पूछिए। धन्यवाद।